हेलो गाइस। आज हम देखने वाले काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज़ जो कि आपको यकीनन बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अंत तक बने रहिएगा। तो गाइस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बंदा जो कि सड़क पे पड़ा हुआ था उसकी तुरंत ही वहाँ पे डेथ हो जाती है। और उसके बाद अब हमें एक सीन दिखाया जाता है ऑफिस का, जहाँ पर एक मेन कैरेक्टर जो है हमारी सीरीज़ का वो बैठा हुआ था और अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है। और उसकी गर्लफ्रेंड जो थी वो उससे वहाँ पर ब्रेकअप कर लेती है और साथ ही वो थोड़ा दुखी भी हो गया था। लेकिन उसके बाद वहाँ पर उसका बॉस आ जाता है जो कि उसे उसकी सैलरी दे रहा था। अब हमारा मेन कैरेक्टर अपनी सैलरी को काउंट कर रहा होता है। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा दे दिए गए हैं बॉस के द्वारा। तो वो ये देख के हैरान था। तभी बॉस कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, जिसके चलते मैंने तुम्हें ये एक नोट एक्स्ट्रा दे दिया है। ये सुनने के बाद तो वो खुशी से रोने लग जाता है और कह रहा था कि असल में ये ऐसा 7वीं बार मेरे पास हो रहा है कि मेरा ब्रेकअप हुआ है, तो आप मुझे कुछ 6 नोट और दे दीजिए। ये सुनने के बाद तो उसके बॉस को उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि भाई साहब कैसा ही आदमी है ये। फिर वो अपने ऑफिस से बाहर निकल के वहाँ से जा रहा होता है। वो रोड पे चलने लग गया था और तभी उसके फ़ोन पे दोबारा से उसी लेडी का कॉल आता है जिसने कुछ वक्त पहले उससे काफ़ी बुरे तरीके से ब्रेकअप किया है। वो काफ़ी गुस्से से फ़ोन उठाकर उसे काफ़ी बुरा बुरा कहने लग जाता और कह रहा था कि तुम बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा और अब मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आती है? मैं तुमसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करता। अब ये सारी बातें वो कह भी रहा था और ये भी कह रहा होता है कि वैसे पहले तुमने ही कहा था मुझसे ब्रेकअप करने के लिए, और अब जब मैंने ब्रेकअप कर लिया है तो तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो? लेकिन तभी उसे फ़ोन के दूसरी साइड से आवाज़ आती है। असल में उसके फादर फ़ोन पे बोल रहे थे। तब वो अपने फादर से काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उनसे बचने के लिए वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो ये बात नहीं कर रहा था, बल्कि रोड पे कोई और अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर रहा है। जिसके साथ ही अपने फादर को इन सारी चीज़ों में फंसा लेता है और साथ ही अब उसके फादर इन सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ के उससे मेन बात पूछते हैं कि अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारी सैलरी तुम्हें मिल गई है? तभी वो कहता है कि हाँ मुझे सैलरी मिल गई है। तो उसके फादर कह रहे होते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, तुम मुझे पैसे भेज दो क्योंकि घर पर मुझे पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जिसके साथ ही वो ये भी कहने लग जाता है कि फादर मुझे असल में एक इनाम भी मिला है, तो अगर वो भी हमें मिल जाएगा तो फिर इससे हमारा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और फिर उसके बाद में अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दे सकता हूँ। वो वहीं रोड पे खड़ा हुआ सारी बातें कर ही रहा था, लेकिन तभी उसे एक छोटी बच्ची दिखती है जो कि रोड क्रॉस कर रही थी। और जैसे ही वो उस बच्ची को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है तो इतनी देर में ट्रक से टकरा गया था। हालांकि वो बच्ची तो बच जाती है, लेकिन मेन कैरेक्टर को ट्रक आके काफ़ी तेज़ी के साथ में हिट कर देता है और फिर ऑन दी स्पॉट ही उसकी डेथ हो गई थी। तभी उसकी सोल उसकी बॉडी से निकल के वहाँ से कहीं और ही पहुँच जाती है और वो ये सब कुछ देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान था। उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक अजीब सी अलग जगह पे होता है, जिसके बाद वो उस जगह पर बने हुए रास्ते पे सीधा सीधा चलने लग जाता है और अब वो एक अजीब सी जगह पर पहुँच गया था जहाँ पर उसे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी वहाँ पर एक अजीब सा बंदा आ जाता है जो कि काफ़ी देखने में वियर्ड सा लग रहा था और उससे कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर आ गए हो, असल में मैं यहाँ पर मौत के देवता, सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो यमराज लॉर्ड काऊ ने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है और वो यहाँ पर तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। जिसके साथ ही यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अब आगे डायरेक्शन में चला गया था उस बंदे की बात मान के, और अब वो मौत के देवता यानी कि काऊ के पास में आ जाता है जो एक बुक पढ़ रहा था और साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ भी होता है। उसे एक लेडी का पोर्ट्रेट भी देखने के लिए मिलता है और इस पोर्ट्रेट के अंदर जो लड़की होती है उसके हाथ में दिखता है कि कुछ चीज़ यानी कि कुछ बीड वगैरह मौजूद है। हालांकि इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जो लॉर्ड कुई थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे और कह रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर आने की? तुम्हें पता है कि तुमने कितना सब कुछ ख़राब कर दिया। लाइफ एंड डेथ बुक के हिसाब से तुम्हारी डेथ तो अभी होने भी नहीं वाली थी, क्योंकि तुम्हारी डेथ तो 98 ईयर्स की एज में होएगी, लेकिन तुम इतनी जल्दी यहाँ पर टपक गए हो। तो ज़रा मुझे बताओ कि मैं अब तुम्हारा क्या करूँ? तुम्हारी वजह से सब कुछ ख़राब हो गया और मैं इसे कैसे ठीक करूँगा? ये सुनने के बाद तो अब यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी काफ़ी गुस्सा होता है और कह रहा था कि असल में ये गलती आपकी है ना कि मेरी। आपने ही मुझे यहाँ पर बुलाया तो और तुम बोल रहे हो कि सारी गलती मेरी है, तुमने मेरे साथ गलत किया है और अब तुम्हें यहाँ पर कंपनसेट करना होगा। मेरी 80 साल की लाइफ तुमने बर्बाद कर दी है, सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है।
और साथ ही अपना मेन कैरेक्टर उसे डराने लग जाता है और कह रहा था कि मैं तुम्हें सज़ा दिलवा कर रहूँगा। ये सुनने के बाद तो लॉर्ड कोई काफ़ी डर जाता है और घबराते हुए कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है, हाँ वाकई में मेरी ही गलती है। और अब ये सुनते ही जीनिंग रोने लग जाता है और कह रहा था कि तुमने यहाँ पर मुझे बुला के बहुत बड़ा अपराध किया है, मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ, मैं तुम्हें पनिश करूँगा, वरना मुझे चुपचाप से वापस भेज दो। और साथ ही तुमने मेरे साथ में सब कुछ किया है, उससे पहले तुम्हें यहाँ पर कंपनसेट करना होगा, मुझे 8 मिलियन का हर्जाना भी दो। जिसके साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहा होता है और कह रहा था कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें माफ़ भी नहीं करूँगा। अब यमराज यहाँ पर सोचने लग जाता है कि आखिर वो क्या करे और कहता है कि देखो, तुम्हारी पास्ट लाइफ के अंदर तुम्हें वापस भेजना एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है, वो मैं नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें रीइंकारनेट कर सकता हूँ, जिससे कि तुम किसी दूसरी जगह पर चले जाओगे। जीनी को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और कह रहा था कि चलो तो फिर मेरे पास में जो ऑप्शन है उन्हें ही दिखा दो। तो लॉर्ड को इसे बता रहे थे कि तुम रीइंकारनेट करके एक जर्नल बन सकते हो, जिससे कि तुम्हारे पास में काफ़ी ज़्यादा पावर आ जाएगी। लेकिन जीनिंग इससे साफ इनकार कर देता है। तो उसका दूसरा ऑप्शन ये था कि वो एक जीनियस बन जाए और जीनियस के पास में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी होगी। तो वो ये पूछने लग जाता है कि क्या जीनियस के पास में ढेर सारे पैसे भी होंगे। लेकिन तभी यहाँ पर लॉर्ड को ही कहता है कि नहीं, जीनियस तो गरीब ही बॉर्न होते हैं बेटा जी। ये सुनने के बाद वो मना कर देता है और कह रहा था कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे गरीब नहीं बनना है। तो थर्ड ऑप्शन ये था कि उसे एक एम्परर बना दिया जाए, जिससे कि सब कुछ उसके पास में आ जाएगा। लेकिन ये सुनते ही वो ये कहने लग जाता है कि नहीं, मुझे ये ऑप्शन भी अच्छा नहीं लगा। लॉर्ड को ही पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों। तो वो कह रहा होता है कि देखो, मुझे बिल्कुल भी किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं चाहिए है, मुझे बस ढेर सारा पैसा दो और अच्छी जगह दो और ढेर सारा फूड, और मैं बस ऐसे ही रहना चाहता हूँ जहाँ पे मेरे पास में सारी फैसिलिटीज़ हों, लेकिन मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़े। ये सुनने के बाद तो अब यहाँ पर लॉर्ड काई समझ जाते हैं कि भाई साहब, इस बच्चे से कुछ भी कहना एकदम ही बेकार है और ये बिल्कुल भी मेहनत भी नहीं करना चाहता। जिसके साथ अब वो परेशान होने लग जाते हैं और कह रहे थे कि खैर अब क्या ही किया जा सकता है, मैं तुम्हें ऐसी लाइफ देने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो उसको एक ब्रिज के पास ले आते हैं और बोलते हैं कि देखो, इस ब्रिज को पार करने के बाद तुम्हें एक लड़की दिखेगी और तुम्हें उस जगह पे थोड़ा आगे जाना है, जहाँ पर तुम्हें एक एलिक्सर दिया जाएगा। जैसे ही तुम उस एलिक्सर को पियोगे तो तब तुम्हें तुम्हें उस लाइफ के बारे में सोचना होगा, जैसी लाइफ तुम्हें चाहिए तो वो लाइफ तुम्हें मिल जाएगी, बशर्ते तुम्हें उसके बारे में सोचना और उस एलिक्सर को पी लेना है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो ब्रिज क्रॉस करके चला गया था और उसके सामने एक लड़की होती है और यहाँ पर वो लड़की उसे वो एलिक्सर पीने के लिए दे देती है और कह रही थी कि सर, आपको इसे पीते हुए आपको सब कुछ सोचना होगा कि किस तरीके की लाइफ आपको चाहिए और वही लाइफ आपको मिलेगी। लेकिन जैसे ही वो उस एलिक्सर को लेता है तो उसे अपनी पास्ट लाइफ याद आने लग जाती है और अपने फैमिली वगैरह के बारे में याद करके वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। इवन वो इतना इमोशनल हो गया था कि उसकी आइज़ के अंदर कुछ टीयर्स भी आ जाते हैं और उस सारे ही मोमेंट को याद करते हुए वो टीयर जो था वो उस बाउल के अंदर ही गिर जाता है, जिसके अंदर एलिक्सर मौजूद था। ये सब कुछ हो ही रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है, जिसे देखते ही वह लड़की कहती है कि अब यहाँ पर सर आपको भागना होगा और तुरंत यहाँ से चले जाइए। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो मॉन्स्टर हमला करता है तो सारे ही लोग उससे यहाँ पर हैंडल करने के लिए चले गए थे और सभी लोग ये सोच रहे होते हैं कि इसे हैंडल करा कैसे जाए। इस सब के बीच में यहाँ पर अपने मेन हीरो को कुछ भी नहीं समझ रहा था, वो बाउल वहीं छोड़ के वहाँ से भागने लग जाता है और उसी वक्त पूरी जगह जो थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की लॉर्ड के पास में आ गई थी और बता रही होती है कि जब वो उस एलिक्सर को पीने वाला था तभी वहाँ पर कुछ काफ़ी ज़्यादा अजीब सी चीज़ें होने लगी और उसके बाद वो लड़का वहाँ से गायब भी हो गया और हमें नहीं पता कि आखिर वो किस जगह पर गया है। ये सुनने के बाद तो अब लॉर्ड भी हैरान थे और कहने लग जाते हैं कि अगर ऐसी बात है तो आज से इन तीनों दुनिया के अंदर एक बहुत ही बड़ी तबाही शुरू होने वाली है और अब हम इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जिंग फैमिली के अंदर प्रिंस का जन्म हुआ होता है और सभी लोग उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार से देख रहे थे। और तभी यहाँ पर अपना जिंग जो था वो समझ रहा था कि वो इस जगह पे आ गया है, मतलब कि अब तो उसकी लाइफ में चांद ही चांदी होगी। वो काफ़ी खुश था और सोचने लग रहा था कि अब उसकी लाइफ पहले की लाइफ से काफ़ी ज़्यादा अलग और काफ़ी अच्छी होने वाली है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अब डायरेक्ट हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और अब ये जो हमारा प्रिंस जीनिंग था वो अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है। वो टेबल पे बैठ के अपने पेरेंट्स के साथ में खाना खा रहा था, वहीं पर उसकी मॉम एंड डैड काफ़ी ज़्यादा हैरानी से उसे देख रहे होते हैं। और जीनिंग अपना खाना खाने के बाद बोलता है कि अब मैं अपनी ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद उसके पीछे दो लड़कियाँ भी होती हैं और वो उन्हें लेके वहाँ से चला जाता है।
तभी उसकी मदर उसके फादर से कुछ बात करने लगी थी और उसके फादर कह रहे होते हैं कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी परेशान मत हो, वक्त आने पर हमें पता चल ही जाएगा। दूसरी साइड हमें देखने के लिए मिलता है कि जीनिंग तो आराम से ग्रास पे लेटा हुआ आराम कर रहा होता है और वहीं पर वो सोने भी लगा था। वो दोनों ही लड़कियां उसकी मसाज कर रही होती हैं और साथ ही दोनों ही लड़कियां उससे कह रही होती हैं कि प्रिंस, हमें लगता है कि अब आपको अपनी ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन तभी भी वो उसकी बातों को इग्नोर कर रहा था और कह रहा होता है कि तुम इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, और वैसे भी रही बात मेरे फादर की, तो वो मुझे पता है कि वो इन सारी बातों को लेकर बोलेंगे, लेकिन तुम्हें भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे मार्शल आर्ट के बारे में सब कुछ ही पता है और मैं रोज़ 2 घंटे ट्रेनिंग भी करता हूँ, तो मेरे लिए ये सब कुछ इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अब तुम मुझे सोने दो। दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स जो थे वो वहाँ पे खड़े हुए सोल्जर्स की ट्रेनिंग को देख रहे थे और साथ ही यहाँ पर उसकी जो मदर होती हैं वो अपने हस्बैंड से इसके बारे में बात करने लगी थी और कह रही होती हैं कि जीनिंग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है। तभी उसके फादर को मिस्टर ली के बारे में याद आता है, जो कि कह रहा था कि ब्रदर दान ने मुझे इसके बारे में बताया कि जीनिंग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और वो उसके अंदर कोई पावर वगैरह भी नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और इतने कमज़ोर पर्सन को हम अपना किंगडम का राजा नहीं बना सकते। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम किंगडम के अंदर राजा चुनने की एक अलग प्रोसेस है। और साथ ही वो ये भी कह रहे होते हैं कि उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने बेटे के प्यार को साइड में रख के रूल चेंज करने की कोशिश नहीं करोगे और ना ही उसे राजा बनाने की कोशिश करोगे। तभी उसके फादर कहने लग जाते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मेरा बेटा इतना भी कमज़ोर नहीं है और मैं जानता हूँ कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ खास देखा है और सही टाइम आने पर अगर वो पावरफुल नहीं बना तो मैं अपनी राजगद्दी उसके हाथों में कभी भी नहीं जाने दूंगा। ये सब कुछ सोचकर वो कहने लग जाते हैं कि शुए, अगर वो ऐसे ही करता रहा तो फिर मुझे उसे कुल लॉन्ग ट्रेनिंग पे भेजना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर रहकर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है और वो वहीं जाकर पावरफुल बनेगा। जिसके साथ ही वो ये भी कहने लग जाते हैं कि कुल लॉन्ग के अंदर जाना काफ़ी टफ होगा। तभी उसकी वाइफ कहने लग जाती है कि देखो, तुम जो भी फैसला लो थोड़ा सोच समझ कर लेना, क्योंकि मुझे उसके बारे में फ़िक्र हो रही है। तो उसका फादर कह रहा होता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जीनिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस किया है और अगर वो अपनी पावर का यूज़ करना ही नहीं चाहता तो मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ। हमें उसे पावरफुल बनाने के लिए सब कुछ करना ही होगा, जिससे कि वो यहाँ पर आगे अपनी पावर को इंक्रीज़ करे। तभी यहाँ पर उसकी मोम बोलती हैं कि वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी हमें बस उसका फ्यूचर अच्छा करना है, क्योंकि अब वो 15 साल का हो चुका है और अभी तक उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी एक्टिवेट नहीं हुई। तो उसका फादर कहने लग जाता है कि हमारे पास इसका कोई भी रास्ता नहीं है, तो हमें ये करना ही होगा कि उसे उस ट्रेनिंग पे भेजें। तभी दूसरी तरफ जीनिंग सो रहा होता है, लेकिन तभी वो दोनों लड़कियां नोटिस कर लेती हैं कि एम्परर वहां आ रहा है। तभी वो लड़कियां उसको उठाने लग जाती हैं, लेकिन यहाँ पर वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा होता। साथ ही लड़कियां कह रही थी कि जल्दी उठ जाएं क्योंकि आपके फादर यहाँ पर आ ही रहे हैं। और जैसे ही वो अपने फादर को देखता है तो तुरंत ही उठ के खड़ा हो गया था और अब वो यहाँ पर ऐसा प्रिटेंड करने लग जाता है कि वो प्रैक्टिस कर रहा है। तभी उसके फादर उससे कहने लग जाते हैं कि मुझे पता है कि तुम बस यहाँ पर ऐसे ही हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर ट्रेनिंग का नाटक कर रहे हो। कहने लग जाते हैं कि जीनिंग, अब मैं तुम्हें बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजूंगा और मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी बनोगे। ये सुनने के बाद वो काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि सारे लोग उसे कमज़ोर बोलते हैं, लेकिन उसके फादर अकेले हैं जो कि उसे कह रहे थे कि तुम पावरफुल बन सकते हो। और साथ ही ये भी कह रहे होते हैं कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है कि तुम हमेशा ही ऐसा करोगे और पावरफुल बनोगे, बस तुम हमेशा ही मेहनत से बचते हो। जीनिंग जैसे ये बात सुनता है तो वो अपने फादर से कहता है कि क्या आपको लगता है कि सच में मैं पावरफुल बन सकता हूँ। तभी उसके फादर उसे कह रहे होते हैं कि तुम्हारी असली ट्रेनिंग अब स्टार्ट होगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारी फाइट करवाऊंगा कुंगलुन मिथिकल बीस्ट के साथ में, और अगर तुमने उसके साथ फाइट की तो तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए अपनी रियल पावर का इस्तेमाल करना ही होगा। और साथ ही ये भी कह रहे होते हैं कि अगर तुमने उस मिथिकल बीस्ट को हरा दिया तो फिर तुम यहाँ से आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर जा सकते हो अपनी ट्रेनिंग के लिए, और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। जैसे ही वो ये बात सुनता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और कह रहा था कि जब से मैं इस जगह पर आया हूँ तब से मैं आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर गया ही नहीं, लेकिन फाइनली मुझे चांस मिल गया है तो अब मैं इस चांस को जाने नहीं दूंगा। और अगले दिन हमें देखने के लिए मिलता है कि ये सारे के सारे एक जगह पर जा रहे थे, जहाँ पर जाने के बाद जीनिंग को फाइट करनी थी उस मिथिकल बीस्ट से। सभी उसकी मॉम उसे कह रही होती हैं कि जीनिंग थोड़ा संभल के। साथ ही वो उससे ये भी कह रही होती है कि कुनलुन बीस्ट एक काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक डीमन है और उसे अपना ख्याल रखने के लिए बोलती हैं। तो वो कह रहा होता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और आप बेफिक्र हो जाएं क्योंकि मैं सब कुछ संभाल लूँगा। जिसके साथ ही जीनिंग अब उस ग्राउंड में एंटर करता है जहाँ पे उसका फादर बोल रहा था कि तुम्हें अपने से इस जगह पर रहना होगा और साथ ही यहाँ पर इस कुनलुन बीस्ट को हराना होगा। और ये भी कह रहे होते हैं कि तुमने इस जगह पर अगर कोई भी गलती की तो मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आऊँगा। और साथ ही उससे कह रहे होते हैं
कि एक बार यहाँ पर एंटर करने के बाद तुम्हें सब कुछ खुद ही संभालना है। ये सुनने के बाद वो थोड़ा डर जाता है। तुरंत ही जैसे उस जगह पर जाता है तो उसके सामने काफ़ी खतरनाक बीस्ट आ रहा था। उसके पसीने छूटने लग जाते हैं और जैसे ही वो अपने सामने दिखता है तो वहाँ पर बस एक छोटा सा स्नेक था जिसे चेन्स के थ्रू बांध रखा था। ये देखने के बाद तो जीनिंग कह रहा होता है कि तो क्या मुझे इसके साथ में फ़ाइट करनी है, तो काफ़ी कमज़ोर लग रहा है और आखिर में इतना ज़्यादा क्यों डर रहा था। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जो बीस्ट था उसकी चेन्स वहीं पे टूट जाती हैं और अब वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज साइज़ के अंदर बदल गया था। और अब यहाँ पर जीनिंग को समझ में आ जाता है कि आखिर इस बीस्ट से डरना तो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल सी बात है। जिसके साथ ही अब वो काफ़ी ज़्यादा डर भी गया था। तभी यहाँ पर उसके फादर खड़े हुए थे और कह रहे होते हैं कि अब मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता था ही नहीं। तभी मिस्टर ली उससे ये कहने लग जाता है कि तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ पर ये बीस्ट के साथ में तुम्हारा बेटा फाइट करेगा? देखो तो सही, इतने कमज़ोर बीस्ट को देखकर भी वो कितना ज़्यादा डर रहा है। अगर ये बीस्ट मेरे सामने होता तो मैं तो इसे बहुत ही आसानी से मार डालता। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि बीस्ट जीनिंग के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन जीनिंग सोचने लग जाता है कि फादर कभी भी फाइट करने के लिए मुझे कोई स्ट्रॉन्ग पावरफुल ओपोनेंट नहीं देंगे तो ज़रूर इसकी भी कोई ना कोई कमज़ोरी ज़रूर से ही होगी। जिसके बाद वो तुरंत ही बीस्ट के वीक पॉइंट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बीस्ट भी यहाँ पर अपनी टेल के थ्रू अटैक करके उसे पीछे को धकेल देता है। और साथ ही मिस्टर ली कह रहा था कि इसकी जगह पे मैं होता तो अब तक तो ये बीस्ट मारा जा चुका होता। लेकिन दूसरी तरफ जीनी की हालत इतनी ख़राब थी कि वो वहीं दूर जाकर गिर जाता है। जिसके बाद वो परेशान हो रहा था और उसका फादर भी यही सोच रहा होता है कि न जाने यहाँ पर क्या होगा। अब जीनिंग भी उसके फादर की बेइज्जती कर रहा था और साथ ही जीनिंग की भी कर रहा होता और कह रहा था कि वैसे मुझे नहीं लगता कि जीनिंग बच पाएगा। थोड़ी देर और ये यहाँ पर रहा तो फिर मैं नहीं समझता हूँ कि ये ज़िंदा बचेगा। लेकिन फिर भी उसका फादर वहाँ पे खड़ा हुआ था और कह रहा था कि वैसे मुझे लग रहा है कि तुम्हें अपनी आई का चेकअप करवाने की ज़रूरत है। कहीं ग्राउंड पर देखने के लिए मिलता है कि जीनिंग वहाँ खड़ा था और अब वो जैसे ही यहाँ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है उस मॉन्स्टर के ऊपर, तभी एक बार फिर से वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिससे कि यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि जीनिंग एक बार फिर से काफ़ी दूर जाकर गिरता है और ली भी बेइज्जती कर रहा था। लेकिन तभी एक बार फिर से जीनिंग उठ के खड़ा हो जाता है और इस बार वो अपनी स्पेशल पावर को रिलीज़ करता है, जो कि उसकी मॉम देखती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थी और कह रही होती हैं कि इतनी जल्दी इस लेवल पे कैसे पहुँच गया है। और वो कहती हैं कि आखिर कैसे और कब जीनिंग अपने क्रिम्सन ऑरा 9 हेवन पर पहुँच गया। दूसरी तरफ जीनिंग को देखते हैं जो कि इस हेवनली पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट के वीक पॉइंट को देखने में कामयाब हो जाता है और काफ़ी तेज़ी से उसके ऊपर अटैक करके उसे घायल कर देता है। मिस्टर ली भी सब कुछ देख रहा था और कह रहा होता कि आखिर ये टेक्निक इसने कब सीख ली है। और साथ ही बीस्ट के घायल होने के बाद वो तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हो गया था और अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है। ली इसको देख के काफ़ी ज़्यादा डर गया था और अब वो ये कह रहा होता है कि अब इसे कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन इतनी देर में जीनिंग के फादर उसे अपनी सोर्ड देते हैं और कह रहे थे कि अब तुम्हें इस मॉन्स्टर को मारने का वक्त आ चुका है। जीनिंग तुरंत ही उस सोर्ड को पकड़ लेता है और साथ ही जीनिंग का ब्लड भी उस सोर्ड के ऊपर लग गया था, जिससे कि यहाँ पर वो सोर्ड जो थी थोड़ी ग्लो करने लग जाती है। लेकिन जीनिंग तुरंत ही उस सोर्ड को लेके उस बीस्ट के ऊपर अटैक करके उसे वहीं पर मार डालता है। तभी उसके फादर मिस्टर ली से कहने लग जाते हैं कि क्या तुम ये देख पा रहे हो कि मेरा बेटा कितना ज़्यादा पावरफुल है और उसने कितनी आसानी से इस बीस्ट को इस जगह पर मार डाला है। जिसके साथ ही दूसरी तरफ हमें उसी बीस्ट का फादर दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए कह रहा था कि मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने मेरे बेटे को मार डाला, और अब मैं अपने बेटे का रिवेंज लूँगा, जिसके लिए मुझे एक प्लान बनाना होगा। जिसके बाद उस मॉन्स्टर ने काफ़ी सारे लोगों को जी ई चुआन की ट्राइब के ऊपर हमला करने के लिए भेज दिया था और यहाँ पर काफ़ी बुरे तरीके से मॉन्स्टर हर जगह ही तबाही मचा रहे होते हैं। लोग अपनी जान को बचा के भाग रहे थे, लेकिन तभी वो बिग स्नेक कहता है कि इन लोगों ने मेरे बेटे को मार डाला है और अब मैं इस जगह पर तबाही मचा कर यहाँ से अपना बदला लेके ही जाऊँगा। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि एक एक करके लोगों को वो मार रहा था और लोग डर के मारे वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी एक बंदा तुरंत ही जी ई चुआन के पास चला जाता है और कह रहा था कि यहाँ पर आखिर सब कुछ क्या चल रहा है। वो स्नेक डीमन यहाँ आ गया और काफ़ी बुरे तरीके से तबाही मचा रहा है। तभी यहाँ पर स्नेक डीमन आ जाता है और उस असेसमेंट वाली जगह पे आया था जहाँ पर वो जी ई चुआन के बेटे यानी कि अपने जी निंग ने उस स्नेक को मार डाला था और वहीं पे वो खड़ा हुआ भी होता है। ये देखने के बाद वो स्नेक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और साथ ही यहाँ पर वो ये भी कह रहा था कि तुमने मेरी फैमिली का एंड कर दिया और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, और तुरंत ही चेंज तोड़ के आगे बढ़ने लग जाता है।
आता है ग्राउंड के अंदर घुसने लग गया था, जिसे देखने के बाद यहाँ पर वो अपने बेटे को भी देखता और कह रहा था कि अब तुमने यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ा और ना ही मेरे बेटे के साथ में तुमने इतना ज़्यादा अच्छा सलूक किया, तो अब मैं तुम्हारे बेटे और बाकी सभी लोगों को मारूंगा। और अपने पंख को फैलाकर अपने साथियों को भी बुला लेता है, जिसके बाद वहाँ पे कुछ और डीमंस भी आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद मिस्टर ली ये कह रहा था कि आजकल इन छोटे मोटे डीमंस की भी इतनी हिम्मत हो गई है कि देखो तो सही हमारी फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं, मैं इनमें से किसी को भी जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। और साथ ही वो ये भी कहने लग जाता है कि जी चुआन तुम अपने बेटे को लेके यहाँ से जाओ, मैं समझ गया हूँ कि हमारी ट्राइब का पूरा फ्यूचर अब हमारे जीनिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है। तभी शुए कहने लग जाती है कि तुम परेशान मत हो, प्रिंस पहले ही जी चुआन पहले ही चला गया है अपने बेटे को बचाने के लिए, जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओ बाई भी वहाँ पे आ गया था और वो काफ़ी सारे मॉन्स्टर को एक एक करके मारने लग जाता है। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि जी चुआन भी मॉन्स्टर को मार रहा था, आगे बढ़ रहा होता है। और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि जीनिंग भी यहाँ पर मॉन्स्टर को मार रहा था और यहाँ पर वो सारे के सारे भी अटैक कर रहे थे, लेकिन इनसे बचने के लिए वो तुरंत ही अपनी रैन सोर्ड नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि तुरंत यहाँ पर वो उन मॉन्स्टर को ख़त्म करने में भी कामयाब हुआ था। साथ ही उनके ऊपर अटैक करता है, जिसके साथ ही एक मॉन्स्टर जो होता है वो तुरंत ही जीनिंग के हाथ के ऊपर अटैक करके उसके हाथ को इसकी बॉडी से अलग कर देता है। उसका हाथ वहीं पे गिर गया था। ये देखने के बाद तो यहाँ पर जीनिंग यहाँ पर देख रहा था, वो तुरंत ही आगे बढ़ता है और फिर अपने उस हाथ को उठाकर वापस से अपनी मैजिकल बॉडी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे ग्राउंड से उठाकर अपनी बॉडी से वापस जोड़ लेता है। कह रहा था कि अच्छा हुआ कि मैंने इस मैजिकल टेक्निक की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा की है। और उसका हाथ भी कनेक्ट हो जाता है वापस से उसकी बॉडी से, और अब वो ये सब कुछ देख के बोलने लगा था कि खैर जो कुछ भी हो, अचानक से उसके ऊपर एक बीस्ट हमला करने लग जाता है। लेकिन तभी जीनी उसके फादर वहां जाते हैं और तुरंत ही बीस्ट के ऊपर अटैक करते हैं। साथ ही वो जीनी को सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, वो वहां से तुरंत ही उड़ के चला जाता और उसके फादर अब उस बीस्ट को मारने के लिए चले गए थे। वो तुरंत ही आकर अपनी मॉम के पास खड़ा हो गया था और वो उसे गले लगा लेती हैं, उससे पूछने लगती हैं कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। तभी वो कहता है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। हाँ मेरा हाथ कट गया था, लेकिन मैंने अपनी बॉडी मैजिक टेक्निक का यूज़ करते हुए उसे वापस से ठीक कर लिया, तो मैं एकदम ही फिट हूँ। जिसके साथ ही यहाँ पर वो ये कहने लग जाता है कि शाओ बाई तुम्हें जाना चाहिए मेरे फादर की मदद करने के लिए। लेकिन तभी वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे मास्टर काफ़ी आसानी से उस स्नेक डीमन को ख़त्म कर देंगे और वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पर उनके सामने वो डीमन कुछ भी नहीं कर पाएगा। और ऐसा होता भी है। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि डीमन जो था वो काफ़ी डर रहा था और वहाँ से तुरंत ही भागने लगा था और कह रहा था कि तुमने पहले मेरे लोगों को मारा, उसके बाद तुमने मेरे बेटे को मारा, तो आज तुम मुझे भी मार रहे हो, इसका बदला मैं तुमसे ज़रूर से ही लूँगा और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उड़ते हुए वो वहाँ से दूर जा ही रहा था, लेकिन यहाँ पर जी चुआन उसे वहाँ से जाने नहीं देना चाहते थे, तो वो तुरंत ही अपने एक एरो का इस्तेमाल करते हुए एरो शूट करने लग जाते हैं उस डीमन के ऊपर। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि जी चुआन मैं सच में तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे साथियों को ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि तुमने मेरे बेटे को मार डाला है और इसका बदला मैं तुमसे ज़रूर ही लूँगा। मैं बिल्कुल भी चुप बैठने वाला नहीं हूँ। लेकिन तभी भी जी चुआन उसकी शक्ल को देख रहा था और यहाँ पर वो ये भी कहने लग जाता है कि तुम बस एक बीस्ट और मैं भी तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। तुरंत ही आगे बढ़ता है भागते हुए और अपने बीस्ट के ऊपर बैठ के उसका पीछा भी करने लग जाता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बार फिर से अपने उसी एरो और बाव का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट को घायल कर देता है। बीस्ट भी काफ़ी बुरे तरीके से घायल होकर वहीं नदी के अंदर डूब जाता है, जिसके बाद अब उसे जी चुआन भी ढूंढने लगा था। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि जीनिंग अपने ट्राइब के लोगों को देख रहा था। आसपास काफ़ी सारे लोग घायल पड़े हुए होते हैं और वो जैसे इन सारे लोगों को देखता है तो वह अपनी मॉम से कहने लग जाता है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। उसे काफ़ी बुरा भी लग रहा होता है और कह रहा था कि फादर भी अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, वो अपना काम खत्म करके जल्द ही लौट आएंगे। तब जीनिंग कहने लग जाता है कि हमारी गलती है, हमें सब कुछ करना ही नहीं चाहिए था। अगर हम पहले ही उस बीस्ट के बेटे को ख़त्म ना करते तो शायद से सब कुछ हमें देखना ही ना पड़ता और वो वापस आया हमसे बदला लेने के लिए। तो ये सारी गलती कहीं ना कहीं हमारी है। लेकिन तभी उसकी मदर इसके बारे में उसे समझाती हैं और कह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है और अगर तुम इस तरीके की सोच अपने अंदर रखोगे तो तुम कभी भी एक अच्छे एम्परर बिल्कुल भी नहीं बन सकते। वो उन्हीं लोगों का एग्जाम्पल एक बार फिर से देती हैं और कह रही थी कि ज़रा इन्हें एक बार फिर से देखो और देखो कि ये कितने ज़्यादा कमज़ोर हैं। क्या इन सब के अंदर उन लोगों की गलती है? नहीं, लेकिन फिर भी इस बीच ने उन सभी को मार डाला। अगर वो चाहता तो वो हमसे बदला लेने के लिए आता और हमारे ऊपर अटैक कर सकता था, लेकिन बीस्ट ने ऐसा नहीं किया और साथ ही मासूम लोगों की जान ली है।
जिसके साथ ही वो अपने घर पे आ गया था, वहीं पे बैठा हुआ होता है। लेकिन तभी यहाँ पर क्यूए नाम की वही लड़की आ जाती है और कह रही थी कि प्रिंस, मुझे लग रहा है कि आपको मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि चुनकाओ के फादर आए हुए हैं और वो उसे यहाँ से वापस लेके जाना चाह रहे हैं, तो वो आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनने के बाद वो काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि अब तक उसे लग रहा था कि ये जो चुनकाओ है वो एक ऑर्फन है, क्योंकि काफ़ी वक्त से वो उसके साथ रही है। लेकिन तभी यहाँ पर वो लड़की क्यों ये बताती है कि असल में वो उसके बायोलॉजिकल फादर हैं और वो काफ़ी वक्त से उससे दूर थे, लेकिन अब वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि अब फिलहाल अपना जीनिंग यहीं पे आके बैठ गया था और साथ ही उसके फादर से बातचीत करने लग जाता और कह रहा था कि मुझे क्यों ये ने बताया कि आप यहाँ पर आए हैं चुनकाओ को वापस ले जाने के लिए, तो क्या ये आपके साथ में वापस जाने लगी है। तभी वो कह रहे होते हैं कि असल में मैं भी आपके फादर के अंडर ही काम करता हूँ और हमारे विलेज के ऊपर मॉइस्चर ने काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से अटैक किया, ढेर सारे लोग घायल हुए और काफ़ी कुछ लूट मार भी हुई, जिसके चलते यहाँ पर मुझे अब चुनकाओ की ज़रूरत कुछ वक्त के लिए पड़ने वाली है, तो इसलिए मैं इसे यहाँ से वापस लेने के लिए आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसे यहाँ से लेके जाने के लिए अलाउ करेंगे। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि काओ चुन की आंखों में आंसू थे, असल में वो यहाँ से जाना ही नहीं चाह रही होती और साथ ही उसका फादर भी उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसे उसके साथ जाना ही होगा, लेकिन फिर भी वो मना करती और कह रही थी कि वो जीनिंग के साथ ही रहेगी। लेकिन तभी जीनिंग उसके पास आता और उसे कह रहा था कि देखो, मुझे पता है कि तुम काफ़ी वक्त से मेरे साथ ही रही हो, लेकिन फिर भी तुम्हें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं कि मैं अकेला हो जाऊंगा या फिर नहीं। फिलहाल तो तुम्हें अपने फादर के साथ में ही जाना चाहिए और जब तुम अपनी फैमिली का सारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और काम वगैरह ख़त्म कर लो तो तब तुम यहाँ पर वापस आ जाना। ये सुनने के बाद वो अपने फादर की तरफ को देखती है और साथ ही वो वहाँ पे अपने फादर के साथ में जाने लगी थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जीनिंग के फादर ने उसे बुलाया था और वो उसे एक एम्यूलेट दे रहे थे और कह रहे थे कि अब तुम इसे अपने पास में रखो, तुमने आज उस बीस्ट को मार के साबित कर दिया कि तुम अब आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर जा सकते हो। इस एम्यूलेट का इस्तेमाल तब करना जब तुम किसी बड़े ख़तरे में फंस जाओ और तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो। और इस बात को भी याद रखना कि ये जो एम्यूलेट है ये 10,000 किलोमीटर के अंदर ही काम करेगा, तो तुम्हें इस बात का भी अच्छा खासा ध्यान रखना होगा। साथ ही यहाँ पर वो ये भी कह रहे थे कि वैसे मैं समझ गया हूँ कि तुम बचपन से ही बाहर जाकर ट्रेनिंग करना चाहते हो, लेकिन मुझे हमेशा इस बात पर डाउट होता रहा, लेकिन आज तुमने अपने टेस्ट को पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया, तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जीनिंग काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहा था कि उसके फादर ने उसे अलाउ कर दिया है। अब वो तो वहाँ से चला गया था, लेकिन तभी उसकी मदर कह रही होती है कि आखिर तुमने उसे बाहर जाने के लिए अलाउ क्यों कर दिया है, क्योंकि तुमने मुझसे खुद ही कहा था कि वो बीस्ट जिसको जीनिंग ने मारा है वो पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हुआ, तो भला क्यों तुम उसे जाने दे रहे हो। लेकिन तभी उसके फादर कह रहे होते हैं कि अब हमें लगता है कि हमें उसे यहाँ से भेज देना चाहिए, क्योंकि नेचुरल टैलेंट उसके अंदर मौजूद है और वो काफ़ी ज़्यादा आलसीपन दिखाता है, वो मेहनत करना ही नहीं चाहता, इसलिए मैं उसे बाहर ट्रेनिंग करने के लिए भेज रहा हूँ, जिससे कि वो यहाँ पर अपनी पावर को अच्छे से समझ पाए और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो हो जाए। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि चुनकाओ बैठी हुई थी और वो काफ़ी उदास भी हो रही होती है, तो फिर उसका फादर उसके पास आता और बोलता है कि मैंने यहाँ पर जो कुछ किया वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही किया है, और वो काफ़ी अच्छे से उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगी तो हमारी जान खतरे में आ सकती है। वो लोग वहाँ बातें कर रहे थे, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर काफ़ी तेज़ी के साथ वहाँ से उड़ के उन दोनों के ऊपर से जाता है, तो वो दोनों ही वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि जीनिंग अब फॉरेस्ट से बाहर निकल के दूसरी साइड को जा रहा था और साथ ही यहाँ पर क्यूए भी उसके साथ में आई थी और यहाँ पर शाओ भाई भी मौजूद होता है। तो वो शाओ भाई से कह रही थी कि वैसे हम इस फॉरेस्ट के अंदर क्यों आए हैं, क्योंकि ये जगह तो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हमें इस तरीके से घूमना चाहिए। लेकिन तभी शाओबाई बोलने लग जाता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इस जगह पर कोई भी ख़तरा नहीं है, और साथ ही वो पेड़ के नीचे जाकर लेट जाता है। लेकिन तभी वो सोने लग गया था और क्यों ये उसके पास में ही मौजूद होती है, क्योंकि उसे डर लग रहा होता है जीने के लिए। तो वो शाओबाई के पास में मौजूद थी और उससे कह रही होती है कि हमें टाइम बर्बाद नहीं करते हुए उसके पास जाना चाहिए, लेकिन तभी भी शाओबाई वहाँ पे सो रहा होता है। दूसरी तरफ जीनिंग भागते भागते नदी की तरफ के पास आ गया था और वहीं किनारे पे खड़ा हुआ होता है। उसकी नज़र एक घोंसले के ऊपर पड़ जाती है जो कि गिरने वाला था, तो वो उसके पास जाता है और वहीं जाकर वो उसे ठीक भी कर देता है। लेकिन जैसे वो उसे ठीक कर रहा था तो उसकी नज़र एक स्नेक पे पड़ जाती है जो कि देखने में
खतरनाक सा लग रहा होता है, तो वो तुरंत ही उसे देख के नीचे को गिर रहा था और वो उठता है तो उसके सामने एक लड़की होती है जो कि हंस रही थी। वो उसे देखता और बोलता है कि आखिर तुम कैसे हंस रही हो। तभी वो लड़की कहती है कि तुम्हारी बेवकूफ़ी पर, और यहाँ पर ये भी कह रही होती है कि वैसे तुम्हें उस स्नेक से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये सुनने के बाद तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और कह रहा था कि माफ़ी मांगनी चाहिए, उस स्नेक की वजह से काफ़ी कुछ हुआ है मेरे साथ में, और साथ ही वो स्नेक देखने में कितना ज़्यादा डरावना था। ये सुन के तो लड़की को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और कह रही थी कि क्या कहा तुमने कि स्नेक डरावना था। स्नेक तो कभी डरावने होते ही नहीं, बल्कि वो तो खूबसूरत होते हैं। और लड़की कह रही होती है कि तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी, लेकिन यहाँ पर जीनिंग उसकी बातों को इग्नोर करता है और कह रहा था कि उसकी वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, तो मैं उससे माफ़ी बिल्कुल भी नहीं मांगूंगा। जिसके साथ ही लड़की कह रही होती है कि जल्दी उससे माफ़ी मांगो वरना, और तुरंत ही अपने आप को एक स्नेक के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेती है। जिसे देखने के बाद जीनिंग बोलने लग जाता है कि अच्छा, अब मैं समझ गया हूँ कि आखिर तुम उस स्नेक से माफ़ी मांगने के लिए क्यों कह रही हो। दूसरी तरफ हमें दो बंदे दिखाए जाते हैं जो कि एक तरीके की फॉर्मेशन को बना रहे थे, और दोनों ही ये कह रहे होते हैं कि हमने इस फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया है और बहुत ही जल्दी हम लोग अजूरा स्काई स्नेक को पकड़ ही लेंगे, क्योंकि वो इस फॉर्मेशन के अंदर फंस जाएगा। साथ ही दूसरी तरफ हमें जंगल से एक आवाज़ आती हुई सुनाई देती है। सुनने के बाद तो यहाँ पर वो दोनों ही भागते हुए आ जाते हैं और वो देखते हैं कि सामने जी निंग और साथ ही वो स्काई स्नेक दोनों ही आपस में फाइट कर रहे होते हैं। और वो लोग जैसे इस चीज़ को देखते हैं तो वो समझ गए थे और कह रहे थे कि अब हमें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जी निंग तुरंत ही आगे बढ़ता और स्नेक को मारने लगा था। तभी यहाँ पर वो लोग ये कहने लग जाते हैं कि काफ़ी अलग तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल ये लड़का कर रहा है और काफ़ी ख़तरनाक भी। और साथ ही वो दोनों ये भी कहने लग जाते हैं कि अब हमारे एफर्ट्स भी बच गए, क्योंकि इस लड़के की मदद से आज हमने इस स्नेक को पकड़ ही लेना है। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि अभी भी फ़िलहाल जीनिंग और लड़की की बहस चल रही थी, और जीनिंग कह रहा होता है कि देखो अब तुम अपनी लिमिट को क्रॉस कर रही हो। लेकिन लड़की अभी भी लगातार जीनिंग के ऊपर अटैक कर रही थी। ये देखकर उसे गुस्सा आता है और वो काफ़ी तेज़ी से अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है। साथ ही वो उसके ऊपर अटैक भी करने के लिए जा रहा था, जिसके बाद वो उसे घायल भी करता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अटैक करने की वजह से वो दोनों की बॉडी में यहाँ पर काफ़ी पेन हो रहा था। साथ ही यहाँ पर अपना जीनिंग जो होता है वो एक बार फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और गुस्से से आगे बढ़ के अटैक करने लग गया था। लड़की अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और दोनों ही एक बार फिर से अपनी अपनी पावर का यूज़ करते हैं। लेकिन जीनिंग तुरंत ही आगे बढ़ता और वो लड़की के ऊपर अटैक करने जा रहा था, लेकिन लड़की एक बार फिर से अपनी फॉर्म को चेंज करती है और अगेन वो स्नेक की फॉर्म में आ चुकी थी। काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती है और फिर उसके बाद अब अटैक करने वाली थी, लेकिन जीनिंग भी कुछ कम नहीं था। वो भी यहाँ पर अपन पानी की लहरों का इस्तेमाल करते हुए लड़की को पीछे हटाता फिर उसके ऊपर अटैक करता है। लड़की उसे दूर फेंक देती है, लेकिन यहाँ पर जीनिंग जो था वो उस फॉर्मेशन के अंदर जाके फंस जाता है जो कि इन दोनों बंदों ने बनाई थी इस लड़की को कैप्चर करने के लिए। जीनिंग समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। तुरंत यहाँ पर लड़की को आगाह करता और कह रहा था कि तुम्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन उसी मोमेंट पे वो दोनों ही पर्सन यही देख रहे होते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। लड़की आगे बढ़ रही है तो उन्हें भी उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना होगा। जीनिंग चिल्लाता और कह रहा था कि यहाँ से दूर हट जाओ, यहाँ पर एक ट्रैप है। लेकिन लड़की उसकी बात नहीं मानती और वो दोनों इस ट्रैप के अंदर फंस चुके थे। तभी यहाँ पर लड़की काफ़ी बुरे तरीके से इससे इन्फेक्टेड होने लग जाती है, लेकिन जीनिंग देखता है कि वो उस फॉर्मेशन से यहाँ पर बाहर आ गया और देखता है कि उसके सामने एक बंदा है जो कि काफ़ी तेज़ी से जीनिंग की तरफ आगे बढ़ता है और वो अपने आप को एक बीस्ट के अंदर चेंज कर लेता है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो पर्सन जो था वो जीनिंग के पास ही आके खड़ा हो गया था और जीनिंग उसे देख के कह रहा था कि आखिर तुम हो कौन। लेकिन तभी यहाँ पर लड़की उसे बताती है कि असल में ये बंदा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ये ख़तरनाक तरीके की फॉर्मेशन बनाता है। साथ ही लड़की उसका नाम बता रही थी आयरनवुड जैन, जिसके साथ ही कह रही थी कि इसके नाम से ही तुम जान सकते हो कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और यहाँ पर जीनिंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल खड़ा हुआ था। लड़की कह रही होती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन जीनिंग उसे कह रहा होता है कि वो उसे इस तरीके से यहाँ ख़तरे में छोड़ के अकेला नहीं जाएगा। वो वहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं होता। और साथ ही तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि बीस्ट को उसके पीछे ही भगाने लग जाता है। लेकिन तभी वो दूसरा पर्सन कह रहा होता है कि उसे वहाँ से जाने दो, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारे लिए अज़ूरे स्काई स्नेक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आके मेरी मदद करो। साथ ही वो उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है जिससे कि लड़की को काफ़ी पेन हो रहा था। तो वो टकलू बंदा कह रहा होता है कि देखो अच्छा ही होगा कि तुम सरेंडर कर दो और साथ ही मेरी स्लेव बन जाओ। लेकिन लड़की कहती है कि तुम बस सपने देखते रहो, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी।
तभी वो बंदा बोलता है कि जो फॉर्मेशन मैंने बनाई है तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। लड़की कहती है कि मैं मरना पसंद करूँगी तुम्हारी स्लीव बनने से ज़्यादा। ये सुनने के बाद वो बंदा अपने उस पावर को बढ़ाता है और उसे और भी ज़्यादा टॉर्चर करने लग गया था। जीनिंग पीछे से खड़े होकर सब कुछ देख रहा था, उसे गुस्सा आ रहा होता और वो आगे जाने वाला था, लेकिन तभी शाओबाई आके उसे रोक लेता और कह रहा था कि तुम्हें उस जगह पर जाके अपनी जान खतरे में डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो लड़की जिसे तुम एक नॉर्मल लड़की समझ रहे हो वो असल में काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक स्काई अजूरी स्नेक है, तो प्लीज़ उससे दूर ही रहो। वो लड़की खुद ही उन दोनों को हैंडल कर लेगी। साथ ही यहाँ पर अब अपना जीनिंग कहने लग जाता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे पता है कि आप भी उन दोनों बंदों को हरा सकते हो, तो आप भी वहाँ पर चले जाओ और साथ ही उस लड़की की मदद करो। लेकिन तभी यहाँ पर वो शाओबाई उसे कह रहा होता है कि तुम शांत हो जाओ, और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब वो ये सारी बातें मान लेता है कि उसे शांत रहना होगा और तुरंत ही नदी के किनारे बैठ गया था। वो सोचने लग जाता है कि अगर ये लड़की फंस गई तो किस तरीके से इसकी मदद की जा सकती है, तो वो वाटर को देखने लग जाता है, कुछ पेड़ पत्तों को भी वो देख रहा था, इसके अलावा वो एक लोटस को भी देख रहा था। तेज़ हवाएं यहाँ पर चलने लग जाती हैं और जीनिंग का दिमाग एक्टिवेट हो चुका था। वो देख रहा होता है कि यहाँ पर ये जो पत्ते होते हैं काफ़ी कमज़ोर हैं, थोड़ी सी भी हवा चली कमज़ोर हैं तो टूट के वहीं पर गिर जाते हैं, लेकिन जब आंधी आती है तो ये मजबूत पेड़ और उसकी शाखाएं भी टूट के गिर जाती हैं। लेकिन तभी उसकी नज़र उस लोटस के ऊपर पड़ती है जो कि कह रहा था कि ये काफ़ी आसानी से हवाओं का भी सामना कर लेता है, इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। और जैसे ही वो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचता है तो अब उसकी कल्टीवेशन इंक्रीज़ होती है और अब उसने अपना दिमाग लगाने के बाद एक न्यू टेक्निक को बना लिया था, और हमें पता चलता है कि इस टेक्निक का नाम फायर एंड वाटर लोटस फ्लावर टेक्निक है। इसे देखने के बाद तो खुद शाओबाई भी हैरान होता है कि आखिर ये चीज़ है क्या, और वो यही सोच रहा होता है कि क्या ये वही टेक्निक है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अब फिलहाल उस टेक्निक को जीनिंग ने काफ़ी अच्छे से समझ कर लिया था और वो उसे प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन तभी एक वुल्फ की नज़र जीनिंग के ऊपर पड़ जाती है और वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। अब यहाँ पर शाओबाई और साथ ही क्यूई ये दोनों ही ऊपर बैठे हुए होते हैं पेड़ की तरफ और देख रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी यहाँ पर शाओबाई बताने लग जाता है कि तुम उसे देख रही हो, वो काम मुझे पता है कि तुम उसके लिए परेशान हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे ही कहूँगा कि तुम रिलैक्स रहो। तभी बीस्ट को देखते हैं जो कि काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और वो अटैक करने वाला होता है जीनिंग के ऊपर, लेकिन जैसे ही वो उस एनर्जी के कांटेक्ट में आता है तभी उसके छोटे छोटे पीसीज हो जाते हैं और वहीं पर वो मारा भी जाता है। ये देखने के बाद तो अब देखते हैं कि क्यूए भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो कह रही होती है कि वैसे ये लोटस फ्लावर टेक्निक जो है ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जिसके साथ ही दूसरी तरफ देखने के लिए मिलता है कि आयरनवुड जैन जो था वो यहाँ पे अभी भी इसी स्काई स्नेक को बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर कर रहा था और कह रहा होता है कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी, लेकिन लड़की अभी भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। तभी वो जो बीस्ट होता है उसे जंगल की तरफ से काफ़ी खतरनाक फीलिंग आ रही थी और वो कह रहा होता है कि मुझे देखना होगा कि आखिर ये क्या है। तो आयरनवुड जैन उससे कहने लग जाता है कि ये जो कुछ भी है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और मुझे तो लग रहा है कि मैं उसे देख के दूर से ही सेंस कर सकता हूँ कि ये हमारे लिए काफ़ी बड़ा ख़तरा हो सकता है। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि अभी भी जीनिंग अपनी प्रैक्टिस को कर रहा था और वो इस टेक्निक को पूरे तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था। तभी वो बंदा वहाँ पे आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा हैरान था इसको देख के और कह रहा होता है कि क्या सच में ये तुम्हारे एलिमेंट की ट्रू फॉर्म है, और काफ़ी ज़्यादा हैरान भी वो होता है और कह रहा था कि इसने इस टेक्निक को सच में मास्टर कर लिया है। और वही सब कुछ देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान था, लेकिन तभी आयरनवुड जैन उसकी तरफ को एक पत्थर फेंक के देखता है तो वो जो स्टोन था वो तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसकी वजह से जीनिंग की आँख भी खुल जाती है। तो इतनी देर में यहाँ पर जैन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और तुरंत ही एक पूरे के पूरे पेड़ को ही उखाड़ लेता है और काफ़ी तेज़ी से जीनिंग की तरफ को फेंकता है, क्योंकि वो लोग समझ गए थे कि यहाँ पे अगर जीनिंग रहेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और वो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम को भी क्रिएट कर सकता है। जिसके बाद जीनिंग को देखते हैं जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ सिर्फ एक पंच का इस्तेमाल करते हुए ही उस ट्री को तोड़ देता है। ये देखने के बाद जैन बोलने लग जाता है कि अच्छा तो तुम जीनिंग फैमिली से हो, तो वैसे मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि अगर तुम उस फैमिली से हो तो मैं इस टेक्निक को तुम्हें मास्टर नहीं करने दूंगा, जिससे कि तुम अभी यहाँ पर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो। साथ ही मैं जीनिंग फैमिली के किसी भी बंदे को ज़िंदा रहने नहीं दूंगा। जैसे ही वो इस सारी चीज़ें बोलता है तो अब जीनिंग को काफ़ी गुस्सा आता है और यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से उसकी तरफ को देखने लग गया था। इतनी देर में वो यहाँ पर अपने एलिमेंट को कंट्रोल कर रहा था और अब अपनी इस टेक्निक का यूज़ करने लग जाता है। ये देखने के बाद तो आयरनवुड काफ़ी ज़्यादा हैरान था और वो डरने लग जाता और बोलने लग गया था कि आखिर तुमने इस डायग्राम ऑफ
नाइन हेवन को किस तरीके से इतनी आसानी से जान लिया है, क्या तुम सच में एक जीनियस हो। और ये देखने के बाद वो काफ़ी हैरान था कि आखिर कितनी आसानी से जीनिंग इस टेक्निक को कंट्रोल कर पा रहा है। तभी बीस्ट को देखते हैं जो कि अब इन सारी चीज़ों को देख रहा था और वो समझ गया था कि अगर ये जिंदा रहा तो हमारे लिए खतरा होगा। तो वो तुरंत ही आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए, लेकिन उसी वक्त अब जीनिंग अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और वहाँ पर उस बीस्ट के भी टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। ये देखने के बाद जैन काफ़ी ज़्यादा हैरान था, वो डर रहा था और तुरंत ही अपनी नीज़ पे बैठ गया था और कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए एल्डर, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और मैं ये भी चाहता हूँ कि अब से आप मेरे मास्टर बन जाएं। ये सुनने के बाद तो जीनिंग हैरान था और कह रहा होता है कि आखिर तुम मुझे एल्डर क्यों बोल रहे हो। तभी वो उससे ही कहने लग जाता है कि एल्डर हम अपने से पावरफुल बंदे को कहते हैं रिस्पेक्ट देने के लिए, और ये भी बता रहा होता है कि वैसे मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं था कि तुम इतने स्ट्रांग हो जाओगे। लेकिन जीनिंग उससे कह रहा होता है कि तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूंगा, क्योंकि तुम एक ईवल पर्सन और तुमने दूसरे लोगों को परेशान करने की कोशिश की है, जिसके चलते अब वो डिसाइड कर चुका होता है कि वो यहाँ पर इस बंदे आयरनवुड जैन को मारेगा। लेकिन तभी जैन उससे कहने लग जाता है कि क्या कहा तुमने, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। कल्टीवेशन के रास्ते में अपने इमोशंस को साइड रख के ये सब कुछ करना ही पड़ता है। अगर किसी को पावरफुल बनना है तो सेक्रीफाइस देने ही पड़ते हैं। ये सुनने के बाद तो अब यहाँ पर जीनिंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लग गया था और कह रहा होता है कि तुम इंसान नहीं हो बल्कि तुम्हें एक बहुत ही बड़ी बीमारी, और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुरंत ही अपने अटैक का इस्तेमाल करता है और उस बंदे को ऑन द स्पॉट ही वो ख़त्म कर देता है। जिसके बाद वो ये कहने लग जाता है कि अंकल बाय, मुझे पता है कि आप यहीं पर छुपे हुए हैं, तो अच्छा ही होगा कि आप यहीं पर आ जाएं, क्योंकि मुझे ऐसे छिप के देख के कुछ नहीं होगा। तो तुरंत ही यहाँ पर अंकल बाय उसके सामने आ गया था और अब वो बाय से पूछने लग जाता है कि क्या सच में जो भी इस बंदे ने कहा कि कल्टीवेशन के रास्ते में सिर्फ एकमात्र तरीका यही है कि लोगों को सेक्रीफाइस किया जाए, तो क्या ये सही है। वो इस चीज़ को सुनने के बाद काफ़ी हैरान था। तो भी मिस्टर बाय उसे बताने लग जाता है कि कल्टीवेशन पावरफुल बनने का एक प्रोसेस है और सबका अपना अपना तरीका होता है। जैसे कि तुम इन लोगों को देख रहे हो, ये अपने साथी को सेक्रीफाइस करके पावरफुल बनने के बारे में कह रहा है, लेकिन हर किसी का अपना तरीका होता है। अगर तुम चाहो तो फिर कल्टीवेशन को एक नए तरीके से कर सकते हो, जिसमें तुम्हें लोगों का सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा। ये रास्ते पे तुम्हें धीरे धीरे चलना होगा। तभी यहाँ पर उससे जीनिंग पूछने लग जाता है कि अच्छा ये बात है, और साथ ही अब यहाँ पर वो ये कहने लग जाता है कि क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा। तो मिस्टर बाय कहता है कि तुम्हारे अंदर एक नेचुरल टैलेंट है। ये सुनकर वो थोड़ा शांत हो गया था और साथ ही अब वो लोग आगे बढ़ते हैं अपनी इस जर्नी के अंदर, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो स्नेक गर्ल इनके पास में आ गई थी और कह रही होती है कि तुमने मेरी जान बचाई है, तो इसके चलते मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। लेकिन जीनिंग उससे कह रहा होता है कि अच्छा ही होगा कि तुम मुझसे दूर रहो, और साथ ही वो ये भी कह रही थी कि तुम मेरे मास्टर बन जाओ। लेकिन इसके लिए भी वो साफ साफ मना कर देता और कह रहा था कि मुझे स्नेक बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ये सुनने के बाद लड़की को गुस्सा आता और वो कह रही थी कि मैं कोई स्नेक विस्नेक नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक स्पिरिट बीस्ट हूँ। और जीनिंग उसकी बातों को दोबारा से इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। लड़की उसके पीछे पीछे आ रही थी, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि ये लोग तुरंत ही चुनकाओ के विलेज की तरफ को बढ़ रहे थे। जैसे ये लोग रास्ते में आते हैं तो लड़की एक बार फिर से उसके पीछे आती है और कह रही थी कि देखो, मैं तुम्हारे साथ में रहना चाहती हूँ, तुमने मेरी जान बचाई है, जिसके चलते मुझे तुम्हारा एहसान चुकाना ही है। लेकिन इतनी देर में क्यों है। उसे अपने पास बुलाती और कह रही थी कि ज़रा वो देखो, जैसे ये लोग आगे आते हैं तो ये लोग नोटिस करते हैं कि चुनकाओ के विलेज को तो पूरे तरीके से आग लगा दी गई है और उनमें से वहाँ पर कोई भी नहीं बचा। ये देखने के बाद जीनिंग तुरंत ही आगे बढ़ता और भागते भागते ये लोग उसके विलेज के पास में आने लग जाते हैं और देखते हैं कि सब कुछ पूरे तरीके से यहाँ पर बर्बाद हो गया है। सारे लोग मारे जा चुके हैं और यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ख़राब भी है। ये सब कुछ देखने के बाद तो अब यहाँ पर शाओबाई कहने लग जाता है कि यहाँ पर सब कुछ काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। लेकिन क्यूए को देखते हैं जो कि दूसरी तरफ बैठी हुई रो रही थी। असल में यहाँ पर उसके सामने चुनकाओ की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है और वो यहाँ पर मर चुकी थी। जैसे ही यहाँ पर अपना जीनिंग आता है तो वो इस चीज़ को देखता है और काफ़ी ज़्यादा हैरान था। उसे याद आ जाता है उसकी मदर की बात, जब वो उससे कह रही होती है कि देखो, डीमंस जो हैं वो ऐसे ही करते हैं और हमेशा इन लोगों का सिर्फ बहाना रहा है तबाही मचाने का, क्योंकि इन्हें तबाही मचाना अच्छा लगता है। और साथ ही वो ये भी याद करता है कि उसके फादर ने उस डीमन को मार के सही किया था। लेकिन अब वो हंसने लग जाता और कह रहा था कि ऐसी बात है तो फिर मैं एक बार फिर से उनके पास जाऊंगा और मैं उन्हें ख़त्म कर दूंगा। उसके दिल में इन सारे डीमंस के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भर चुका था। वो तुरंत ही चुनकाओ की डेड बॉडी को वहाँ से उठा लेता और कह रहा था कि अब मैं उन सभी को ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला और मैं इससे 100 गुना दर्दनाक मौत उन्हें दूंगा। जिसके साथ ही अब वो यहाँ पर ये भी कह रहा था कि जिसने गर्ल से कह रहा होता है कि तुम कहना चाह रही थी ना कि तुम मेरा एहसान चुकाना चाहती हो, तो फिर ठीक है, तुम्हें मेरे लिए उन
ह्यूमंस को ढूंढना होगा और इस जगह पर तुम मेरी मदद करोगी। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो चुनकाओ का वहाँ पर ग्रेव भी बना देता और कह रहा था कि अंकल बाय, अब मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा पावरफुल, और अपने तरीके से अब मैं इन सभी चीज़ों का उपाय ढूंढूंगा। और साथ ही बाय भी उसे मोटिवेट करता और बोलता है कि तुम्हें पावरफुल बनना ही होगा, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर तुमसे ज़्यादा पावरफुल कोई ना कोई ज़रूर ही होगा, लेकिन तुम्हें फिर उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। भले ही तुम्हारे स्ट्रॉन्ग बनने के चांसेस कम हो, लेकिन फिर भी तुम्हें उस बंदे से आगे निकलना है और अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखना है। साथ ही वो ये भी कहता है कि जिस स्नेक को तुम मारने की बात कर रहे हो, तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है कि वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी तुम्हें हार नहीं माननी है और तुम्हें उसको ख़त्म करना ही होगा अपनी ट्रेनिंग को बहुत ही ख़तरनाक तरीके से करके। और वो उससे ये कह रहा होता है कि अगर तुम्हें उससे फ़ाइट करनी है तो मैं तुम्हें बता दूँ, उसे मारने से पहले तुम्हें 3 साल तक कड़ी ट्रेनिंग। लेकिन तभी वो उससे बातचीत करने लगी थी और कह रही होती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें पहले एक चीज़ को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिसके साथ ही वो लोग उसकी बातों को सुन रहे थे और कह रही थी कि वैसे वो हज़ारों सालों से स्प्रिंग रिंग लेक से बाहर निकल के आए ही नहीं। ये सुनने के बाद वो ये पूछने लग जाता है कि आखिर ये सब कुछ तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तो वो कह रही थी क्योंकि ये जो जगह है, यहाँ पर एक ब्राइट हार्ट नाम का एक आइलैंड मौजूद है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आइसलैंड है। इसके अलावा वहाँ पर एक टनल भी है जिसे टाइम टनल भी कहा जाता है, और वो एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेवल की टनल है। और उस टनल के अंदर तुम्हें इमोर्टल शुई हुआ मिल सकते हैं, जो कि हज़ारों सालों से उसके अंदर मौजूद हैं और उन्होंने कल्टीवेशन करके खुद को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना लिया है। इवन अब इमोर्टल शुई हुआ इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं कि अगर उनके सामने कोई गॉड भी आ जाए तो वो उससे भी फाइट कर सकते हैं। तभी यहाँ पर मिस्टर बाय कहने लग गया था कि अगर ऐसी बात है तो मुझे ये बताओ कि अगर वो जगह इतनी खतरनाक है तो तुम क्यों चाहती हो कि जीनिंग वहाँ पर जाए, और तुम भला उस जगह के बारे में कैसे जानती हो। तो वो ये कहने लग गई थी कि असल में स्प्रिंग आइलैंड के ऊपर मुझे और मेरे फ्रेंड्स को भी इन्वाइट किया गया था, मेरे कंपेनियंस वहाँ पे गए थे और हम जब वहाँ पे गए तो हमने इस जगह के बारे में जाना। और साथ ही ये भी कह रही होती है कि मैं और वो वहाँ पे अंदर गए तो थे, लेकिन साथ ही वो लोग वापस आ ना सके, क्योंकि वो ये बता रही थी क्योंकि उस जगह पर काफ़ी सारी वैल्यूबल चीज़ें मौजूद थी। तो जैसे ही मेरे फ्रेंड से उन्हें देखा तो फिर उनका लालच बढ़ गया और ऐसे ही उनके लालच की वजह से उनके ऊपर वो लालच हावी हुआ और वो वहाँ पर उनको नहीं बचा सकी। साथ ही वो ये भी कहने लग जाती है कि उस वक्त वो कमज़ोर थी, नहीं तो वो अपने फ्रेंड्स की मदद ज़रूर से ही करती। तभी यहाँ पर अब्बाएँ कहने लग जाते हैं कि अगर वो इस जगह इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है तो तुम जीनिंग को भेज रही हो वहाँ पे। तो साथ ही वो ये कहने लग जाती है कि देखो अगर जीनिंग वहाँ जाएगा तो कम वक्त में वो ज़्यादा पावरफुल बन सकता है, और मैंने सुना है कि वहाँ पे काफ़ी सारे ट्रीजर्स वगैरह हैं, तो इससे इसका फ़ायदा ही होगा। बस यही सोचकर मैंने ये अल्टरनेटिव बताया है। ये सुनने के बाद जीनिंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तो वहाँ पर ज़रूर से ही जाऊँगा। बायो से मना कर रहा था और कह रहा होता है कि नहीं तुम वहाँ नहीं जाओगे, लेकिन तभी वो कहने लग जाता है कि मैं अपनी जी ट्राइब का प्रिंस हूँ और मैंने ये फ़ैसला बना लिया है, तो तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। अंकल बाय, आप वापस फैमिली के अंदर चले जाएं, ये फ़ैसला मेरा है और मैं ये काम ज़रूर से ही करूँगा और कोई भी मुझे इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं रोक सकता। ये सुनने के बाद अब बाय कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा, लेकिन इस चीज़ के लिए वो मना कर देती है और कह रही थी कि मिस्टर बाय, आप यहाँ पर जीनिंग के साथ में नहीं जा सकते, क्योंकि उस केव के अंदर एक टाइम पे सिर्फ एक ही बंदा एंटर कर सकता है। ये सुनने के बाद मिस्टर बाय समझ गया था कि अब जीनिंग को अकेले ही वहाँ पर जाना होगा और जीनिंग कह रहा था अंकल बाय, आप यहाँ से चले जाएं, साथ ही किंग ये को भी अपने साथ में ले जाइएगा और फिर साथ में फैमिली को भी इसके बारे में बता देना। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो उस जगह से आगे बढ़ने लग गया था और उसके पीछे पीछे स्काई स्नेक भी जा रही होती है। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि अब यहाँ पर मिस्टर बाय को कुछ अजीब सा फील हो रहा था और कह रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि कुछ अजीब सा फील क्यों हो रहा है। तो क्यों उससे कह रही होती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि हमें फैमिली में जाके इसके बारे में इन्फॉर्म भी करना है। जिसके साथ ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि दूसरी तरफ स्नेक गर्ल और साथ ही अपना जीनिंग दोनों ही उस केव की तरफ को बढ़ते हैं। इन्होंने काफ़ी लंबा रास्ता तय किया था। उसके बाद वो लोग उस आइसलैंड पर पहुँच ही जाते हैं। जैसे ये लोग उस आइसलैंड पर पहुँचते हैं तो स्नेक गर्ल उसे बता रही होती है कि तुम्हें उस जगह पर काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। और साथ ही यहाँ पर जैसे ही जीनिंग उससे पूछता है कि अच्छा तुम कहीं थी कि यहाँ पर स्नेक भी होगा, तो वो यहाँ पर क्यों नहीं है। तो वो स्नेक गर्ल बताती है कि असल में वो इसलिए यहाँ पर नहीं है क्योंकि तुम्हारी जी फैमिली के सारे ही लोग उसको ढूंढ रहे हैं, तो वो भला यहाँ पर क्यों ही होगा, वो कहीं ना कहीं छिपता फिर रहा है। जिसके साथ ही वो उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रह के उस केव के अंदर जाना है। तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि जीनिंग अब वहाँ से केव की तरफ को आगे बढ़ने लग जाता है और
साथ ही वो इस केव के अंदर आ गया था। जैसे ही धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लग जाता है तो उसे केव दिखती है। वो भागते हुए उस केव की तरफ को बढ़ता है। जैसे ही वो अंदर पहुंचता है तो उसे एक जगह पर लिखा हुआ दिखता है कि अगर कोई भी जगह पर आता है तो उसे 3 टेस्ट को पूरा करना होता है, और अगर उसने इस टेस्ट को पूरा कर लिया तो वो जो भी चाहे यहाँ से ले जा सकता है। जीनिंग उनको पढ़ने लग गया था और तभी उसके सामने कुछ तो अजीब सी चीज़ें आके गिरने लग जाती। वो उनके बारे में सोच ही रहा था, लेकिन तभी वो चीज़ें काफ़ी ख़तरनाक से मॉन्स्टर के अंदर तब्दील हो चुकी थी। और उन्हें देखने के बाद जीनिंग समझ जाता है कि उसको इन सोल्जर्स के साथ में फ़ाइट करना होगा। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो सोल्जर्स जो थे वो तादाद में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जो कि अब यहाँ पर जीनिंग के सामने खड़े हुए थे और यहाँ पर जीनिंग का रास्ता रोक रहे होते हैं। तभी जीनिंग भी तुरंत ही आगे बढ़ता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ये आगे बढ़ रहे होते हैं और अटैक कर रहे थे तो जीनिंग भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है और फिर इन सभी को मारने लगता है। वो काफ़ी स्पीड के साथ इन सभी को ख़त्म कर रहा था। तभी उसकी नज़र एक मॉन्स्टर पे भी बढ़ती है जो कि छिप के सब कुछ देख रहा था, लेकिन तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है। जीनिंग इन सारे के सारे सोल्जर्स को मार तो रहा था, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वो जैसे इन सबको ख़त्म करता है तो एक बार फिर से यहाँ पर ये अपनी बॉडी पार्ट्स को वापस से उठा के अपनी बॉडी के साथ में कनेक्ट कर लेते हैं और फिर एक बार फिर से ऐसे ही फाइट करने लग जाते हैं। देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था। हमें देखने के लिए मिलता है कि जो वॉरियर थे जिन्हें वो ख़त्म कर चुका था वो एक बार फिर से ज़िंदा होकर वहाँ आ जाते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद तो जीनिंग को काफ़ी गुस्सा आता है कि वो इतनी मेहनत से इन्हें ख़त्म कर रहा है और ये बार बार उसके सामने आ रहे हैं, जिसके चलते वो गुस्से में अपनी फायर वाटर लोटस टेक्निक का इस्तेमाल करता है और एक बार से उन सारे सोल्जर्स को ख़त्म कर डालता है। लेकिन यहाँ पर सरप्राइजिंग चीज़ ये होती है कि एक बार फिर से वो उसके सामने आ गए थे। ये चीज़ देखने के बाद उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर ये लोग इमॉर्टल हैं या फिर मसला क्या है इनके साथ में, बार बार ख़त्म करने के बावजूद भी सामने आ रहे हैं। तभी यहाँ पर जैसे वो उन सोल्जर्स को इस बार ख़त्म करता है तो वो नोटिस करता है कि इस बार जब इन सोल्जर्स के ऊपर वो अटैक कर रहा है तो पिछली बार से ज़्यादा ईजिली वो इन्हें मार पा रहा है। और वो फिर इस कंक्लूजन के ऊपर पहुँचता है कि जैसे जैसे बार बार ये मार के ज़िंदा होते हैं तो इनकी पावर पहले से डिक्रीज हो जाती है, जिसके चलते अब यहाँ पर जीनिंग को पूरे तरीके से इनकी पावर को ख़त्म करना होगा, जिससे कि ये यहाँ पर दोबारा से खुद को जिंदा कर ही ना पाए। के बाद जीनिंग उन्हें ख़त्म कर रहा था, लेकिन अगेन वही सब कुछ हो रहा होता है। वो उन्हें ख़त्म करता जा रहा था और वो वापस से रीजनरेट हो रहे थे, लेकिन इस बार वो हार नहीं मानता, बल्कि उसे पता था कि जैसे इनकी पूरी एनर्जी ख़त्म होगी फिर ये वापस से ज़िंदा नहीं हो सकते हैं, जिसके चलते वो लगातार ये एक्शन कर रहा होता है। साथ ही हमें वही बीस्ट दिखाया जाता है जिसकी नज़र जीनिंग के ऊपर ही थी और वो उसको देख के कह रहा होता है कि वाकई में ये पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि जीनिंग के पेरेंट्स खड़े हुए थे और वो आपस में बात कर रहे होते हैं। मदर ये कहने लग जाती है कि जैसा कि बाई ने हमें बताया कि सिर्फ एक दिन के अंदर ही अपने जीनिंग ने फायर एंड वाटर लोटस टेक्निक को इतनी आराम से मास्टर कर लिया, ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा हैरानगी भरी बात है। साथ ही मुझे ये भी बिलीव नहीं हो रहा है कि उसने क्रिम्सन डायग्राम ऑफ 9 हेवन को भी मास्टर कर लिया और वो उस टेक्निक का भी इस्तेमाल कर पा रहा है, वो भी इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है और वाकई में अगर ऐसा ही चलता रहा तो जीनिंग सबसे ज़्यादा पावरफुल वॉरियर बन के निकलेगा हमारी ट्राइब का। तो उसके फादर ये कहने लग जाते हैं कि हाँ, इसके बारे में तुम बिल्कुल सही कह रही हो और तुम हमेशा से ही जीनिंग की फ़िक्र करती हुई आई हो, लेकिन असल बात तो ये है कि जीनिंग अभी भी अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है और वो चाहे तो वो ऐसा कर भी लेगा, लेकिन न जाने क्यों वो हमेशा ही एफर्ट्स करने से डरता है। उसकी बस एक ही कमज़ोरी है कि वो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी है और मैं देख पा रहा हूँ कि अगर वो अपनी इस कमज़ोरी को ख़त्म कर ले और ढंग से मेहनत करे तो वो दिन दूर नहीं जब वो मुझे छोड़ देगा और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तभी बाय वहाँ पर आ जाता है। दूसरी साइड का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर फाइनली जाके जीनिंग ने उन सारे वॉरियर्स को ख़त्म कर दिया था और अब उसकी खुद की भी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता। उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो यहाँ पर कुछ और कर सके। तभी उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगने लग जाता है और यहाँ पर वो ये सोच रहा था कि मेरा पहला टेस्ट ही इतना ज़्यादा मुश्किल था तो आखिर आगे आने वाले दोनों टेस्ट मेरे लिए कितने ज़्यादा मुश्किल होंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। जिसके बाद वो तुरंत ही बैठ के वहाँ पर अपना खाना खाने लग जाता और इन टेस्ट के बारे में ही सोचने लगा था। तभी यहाँ पर बीस्ट जो था वो एक स्टोन के पीछे से छिप के उसको देख रहा होता है। दूसरी तरफ बाई ने उसके फादर को सब कुछ बता दिया था उस स्नेक गर्ल के बारे में और ये भी बता दिया होता है कि किस तरीके से जीनिंग उस केव के अंदर मौजूद है। साथ ही उसके फादर ये कहने लग जाते हैं कि तुम इन सारी बातों को छोड़ो और वैसे भी मैं समझता हूँ कि वो वहाँ
अपनी किस्मत की वजह से ही वहाँ पर गया है, क्योंकि उसके भाग्य में ही ये लिखा हुआ था कि वो वहाँ पर जाएगा। साथ ही अब हमें अपने काम के ऊपर फोकस करना चाहिए। तभी बाय उससे ये पूछने लग जाता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या हमें इस सब को करना होगा? तभी वो ये कहने लग जाते हैं कि हाँ, जीनिंग अपनी प्रैक्टिस कर रहा है और वो अपनी टेक भी इम्प्रूव कर रहा है। तभी बाय कहने लग जाता है कि हाँ, मैंने नोटिस किया कि उसने सिर्फ साधारण से लोटस फ्लावर को देख के ही इतनी ज़्यादा खतरनाक लेवल की टेक्निक को बना लिया। वो तो वाकई में एक जीनियस है। तभी उसका फादर बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा और अब हमें वही करना होगा जिसके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो बाय पूछने लग जाता है कि क्या जीनिंग को इसके बारे में पता होना चाहिए? तभी वो कह रहे थे कि खैर, ये जो कुछ भी होगा उसके आने के बाद देखा जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें अपने काम के ऊपर ध्यान देना होगा। दूसरी तरफ जीनिंग को देखते हैं, जो कि बैठा हुआ कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो इन सारी टास्क के बारे में भी सोच रहा था। लेकिन तभी उसके सामने वही बीस्ट आ जाता है, जो कि उसके सामने आके बैठ गया था। जीनिंग उसे देखकर हैरान था और सोच रहा होता है कि आखिर ये चीज़ है क्या। तो तभी वहाँ पर वो बीस्ट कहता है कि तुम जब इस केव के अंदर एंटर कर रहे थे तब तुमने वहाँ पर 3 टेस्ट के बारे में पढ़ा होगा। तो जो भी इन तीनों ही टेस्ट को सक्सेसफुली पूरा कर लेता है उसे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है और काफ़ी बड़ा प्राइस भी। तो वो ये कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारा तीसरा टेस्ट हूँ। ये सुनने के बाद अब अपना जीनिंग काफ़ी हैरान होता है और कह रहा था कि तुम मेरे तीसरे टेस्ट हो, लेकिन पहले टेस्ट के बाद तो यहाँ पर दूसरा टेस्ट होता है, तो आखिर तुम यहाँ पर किस तरीके की बातें कर रहे हो? तो वो उससे कहने लग जाता है कि असल में बात यह है कि मैं यहाँ पर पिछले 10 लाख सालों से मौजूद हूँ। इसके अलावा मेरे 2 साथी, यानी कि वो आर्मी जिसे तुमने पहले मारा और मेरा साथी एक और था जो कि दूसरे नंबर पर तुमसे फाइट करता, लेकिन इतने सालों से यहाँ पर कैद होने की वजह से और कोई भी हमें नहीं हरा पाया, इस वजह से मेरे साथी ने आत्महत्या कर ली और अब मैं इस जगह पर अकेला ही रह गया हूँ। असल में हम लोग काफ़ी वक्त से इस जगह पर कैद हैं, जिसके चलते हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। अगर हमारे सामने वाला मौजूद बंदा हमें ख़त्म करे या फिर हमारे ऊपर किसी भी तरीके से अटैक करे, तभी हम इस केव से बाहर जा सकते हैं और यही हमारा इस केव से निकलने का इकलौता रास्ता है। तो वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि अब तुम्हें मेरे सामने रहकर मेरे ऊपर अटैक करना होगा। अपनी फुल पावर का इस्तेमाल मेरे ऊपर करो और जब तक तुम मेरे ऊपर अगर एक स्क्रैच भी करने में कामयाब रहे तो फिर मैं अपनी हार को एक्सेप्ट कर लूँगा। ये सुनने के बाद जीनिंग सोच रहा होता है कि अच्छा, तो ऐसी बात है, और वो आगे बढ़ के अटैक भी करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उससे पहले ही वो बीस्ट उसके ऊपर अटैक करके उसे काफ़ी ज़्यादा दूर हटा देता है। ये देखने के बाद जीनिंग हैरान था और कह रहा होता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? पहले मुझे अटैक करने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। तो बीस्ट थोड़ा एम्बेरस्ड हो जाता और कह रहा था कि मुझे माफ़ करना, असल में मैं इतने वक्त से यहाँ पर कैद हूँ, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है और बाहर के वर्ल्ड के रूल्स को मैं भूल गया था। खैर, अब तुम आगे बढ़ो और तुम ही मेरे ऊपर अटैक करोगे। और गलती के कंपनसेशन के तौर पे वो ये भी कहने लग जाता है कि ठीक है, अब बस तुम्हें सिर्फ मेरी बॉडी के ऊपर सिर्फ एक ही स्क्रैच करना है, और अगर तुमने एक स्क्रैच भी कर दिया तो मैं अपनी हार मान लूँगा और तुम यहाँ से वापस जा सकते हो। ये सुनने के बाद जीनिंग सोच रहा होता है कि कहीं ये बीस्ट उसे मजाक तो नहीं कर रहा है, सिर्फ एक स्क्रैच करने भर से ये हार मान लेगा। जिसके साथ ही बीस्ट कह रहा होता है कि ठीक है, अब तुम आगे बढ़ो मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। जिसके साथ ही वो अपनी दोनों ही स्वॉर्ड को निकाल लेता है और तुरंत ही आगे बढ़ता है बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए। वो अपनी फायर एंड वाटर लोटस टेक्निक का इस्तेमाल करता है और फिर बीस्ट के ऊपर अटैक करता है। बीस्ट टेक्निक को देख के हैरान था, थोड़ा खुश नज़र आ रहा होता है, लेकिन वो अपनी पावर का जैसे इस्तेमाल करता है तो तुरंत ही जीनिंग की जो पावर थी उसकी टेक्निक एकदम ही बेकार रहती है। और वो उससे ये कहने लगा था कि असल में ये जो तुम्हारी टेक्निक है वो तुम्हारे लेवल की या तुमसे कम पावर रखने वाले बंदे के ऊपर काम कर सकती है, लेकिन मेरे ऊपर ये काम नहीं करेगी, एकदम ही बेकार है। ये सुनने के बाद तो अब जीनिंग को काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि वो अपनी मोस्ट पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था, फिर भी बीस्ट ने उसे ऐसे बोल दिया कि तुम्हारी ये टेक्निक बेकार है, मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। जिसके बाद तो उसे और भी गुस्सा आता है और वो तुरंत ही अपनी फ्लो ऑफ वाटर नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करता है। एक बार फिर से यहाँ पे काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन हो गया था और इस बार जीनिंग को लगता है कि वो यहाँ पर इस बीस्ट को हराने में कामयाब हो गया है, लेकिन बीस्ट उसके सामने मौजूद होता है और जैसे ही वो इस बार बीस्ट को देखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी सोर्ड्स को फेंक देता है और कह रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा अनफेयर है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं यहाँ पर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिर भी तुम्हारे ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा, जबकि मेरे सबसे ज़्यादा खतरनाक अटैक मैं तुम्हारे ऊपर कर चुका।
ये सुनने के बाद तो अब बीस्ट यहाँ पर रोने लग रहा था और कह रहा था कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम एक जीनियस हो और तुम अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर रहे, प्लीज़ अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करो। मैं इस जगह पर रह के थक चुका हूँ और अब बस मैं इस केव से बाहर निकलना चाहता हूँ अपने साथी की तरह, तो मैं यहाँ पर खुद को ख़त्म भी नहीं कर सकता हूँ और मैंने तुमसे कहा तो है कि तुम बस मुझे एक स्क्रैच ही कर दो, फिर मैं आज़ाद हो जाऊँगा और साथ ही तुम्हें इनाम भी मिलेगा। अब यहाँ पर बीस्ट की मजबूरियों को समझने के बाद अब अपना जीनिंग थोड़ा बुरा उसके लिए फील कर रहा होता है और कह रहा था कि अच्छा ये बात है। जिसके साथ ही बीस्ट को देखते हैं जो कि रोने लगा था और कह रहा होता है कि तुम इतने ज़्यादा आलसी कैसे हो सकते हो, प्लीज़ अपनी पावर का इस्तेमाल करो, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, किसी दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल करो, तुम एक स्क्रैच करने में कामयाब हो जाओगे। तभी जीनिंग को देखते हैं जो कि समझ रहा था कि बीस्ट को इस तरीके से तो वो यहाँ पर नहीं छोड़ सकता है, जिसके चलते उसे बुरा फील हो रहा होता है। और अब हम देखते हैं कि वो अपना दिमाग लगाने लगा था और कह रहा होता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें इस जगह से ज़रूर से ही निकाल दूंगा। अब बीस्ट और भी ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि उसे होप नज़र आ रही होती है। साथ ही यहाँ पर जीनिंग को देखते हैं जो कि उससे कह रहा था कि लाओ मुझे अपना हाथ दिखाओ। बीस्ट उसे उसका हाथ दिखा देता है तो जीनिंग उसके हाथ को देख के कह रहा था कि ये तो काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है। तुरंत ही उसके उसी हाथ के थ्रू, उसके नेल के थ्रू उसकी चेस्ट के ऊपर एक छोटा सा स्क्रैच लगा देता है। ये देखने के बाद यहाँ पर वो काफ़ी खुश हो रहा था और कह रहा होता है कि देखो मैंने तुम्हारी बॉडी पे एक स्क्रैच लगा दिया है, मैं जीत गया हूँ, कितनी ज़्यादा खुशी की बात है। बीस्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैरान था और कह रहा होता है कि असल में तुमने मुझे हर्ट ही कब किया है, तुमने तो मेरे ही हाथों मुझे हर्ट करवा दिया। तभी जीनिंग उसे कह रहा होता है कि ओ भाई साहब, भले ही तुम्हारे हाथ से तुम हर्ट हुए हो या फिर कैसे भी, लेकिन हर्ट तो तुम्हें मैंने ही किया है ना। अब तुम चाहो तो फिर अपनी हार को एक्सेप्ट कर लो या फिर हमेशा के लिए इस केव के अंदर कैद रह सकते हो, मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकता। तो बीस्ट को देखते हैं जो कि कह रहा था कि हाँ, जैसा कि मैंने कहा था कि तुम अगर एक स्क्रैच करके मेरे ऊपर जीत हासिल कर लोगे तो फिर तुम यहाँ पर ऐसा करने में कामयाब भी हो गए हो। बीस्ट तुरंत ही यहाँ पर खुश हो रहा था और कह रहा था कि मैंने अपनी हार एक्सेप्ट की और वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होने लगा था। तुरंत यहाँ पर काफ़ी सारी एनर्जी भी रिलीज़ हो रही थी और बीस्ट को देखते हैं जो कि जीनिंग को यहाँ पर अपना मास्टर मान लेता है और कह रहा था कि अब से तुम मेरे मास्टर हो। अब यहाँ पर जीनिंग काफ़ी हैरान था ये सुनने के बाद कि अब वो इस बीस्ट का मास्टर हो गया है। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये वीडियो हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर से ही बताइएगा, हम बहुत ही जल्दी इसका आगे वाला पार्ट भी लेकर आएंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।